नमस्कार, सभी को नमस्कार। अब हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का एक मिनी टेस्ट जिसमें होंगे 45 क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? IS 800 2007 निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नंबर फर्स्ट, प्रत्यास्थ डिजाइन विधि। 2, चरम भार विधि। 3, कार्यशील प्रतिबल विधि। और नंबर 4, सीमा अवस्था विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, सीमा अवस्था विधि। अगला क्वेश्चन, प्रमुख यौगिक जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी ताकत के लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्ट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। 2, डाई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। 3, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। 4, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। तो जो प्रमुख यौगिक जो हमें साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी ताकत के लिए जिम्मेदार होते हैं वो हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही। क्वेश्चन नंबर 3, एक समुच्चय को परतदार कहा जाता है यदि इसकी न्यूनतम विमा से कम हो तो कितने विमा हो? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3.5 से 3/5 माध्य विमा से। ठीक है, ऑप्शन इसका 3 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्तर नहर के डिजाइन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला सूत्र कौन सा है? देखो, अस्तर नहर हमें डिजाइन करनी है और उसके लिए किसका फार्मूला लगाएंगे? नंबर फर्स्ट है कैनेडी का फार्मूला, नंबर 2 है लेसी का सूत्र, नंबर 3 है मैनिंग का सूत्र और नंबर 4 है लिंडले का सूत्र। तो यहाँ पर अस्तर नहर का जो डिजाइन किया जाता है तो हमें यूज करना होता है मैनिंग का फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सुरक्षा का कारक का अनुपात है। फर्स्ट है लब्ध प्रतिबल और कार्यरत प्रतिबल का। दूसरा है तन्य प्रतिबल और कार्यरत प्रतिबल का। 3 है संपीड़न प्रतिबल और कार्यरत प्रतिबल का। और 4 है प्रतिधारण प्रतिबल और कार्यरत प्रतिबल का। तो सुरक्षा कारक जो होता है वो लब्ध प्रतिबल और कार्यरत प्रतिबल का अनुपात होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, इसका फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन, प्रति राजमिस्त्री प्रतिदिन आरसीसी कार्य की अपेक्षित बारी। एक दिन में जो प्रतिदिन आरसीसी वर्क करेगा कोई मिस्त्री या राजमिस्त्री जिसको कहते हैं तो उसका कितना है? फर्स्ट 5 मीटर क्यूब, 2 नंबर 1.5 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब और 4 2.5 मीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मीटर क्यूब है इसका प्रतिदिन का कार्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन विधि नहीं है? फर्स्ट ढलान विक्षेपण विधि, नंबर 2 स्तंभ अनुरूपता विधि, नंबर 3 आघूर्ण वितरण विधि और नंबर 4 कानिकी विधि। तो निम्नलिखित में से विस्थापन विधि नहीं है, तो विस्थापन विधि कौन सी नहीं है? नंबर 2 स्तंभ अनुरूपता विधि। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब वर्नियर के विभाजन मुख्य पैमाने के विपरीत दिशा की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे वर्नियर को कहा जाता है। ऐसे वर्नियर को क्या कहा जाता है? सरल वर्नियर, प्रत्यक्ष वर्नियर, प्रतिगामी वर्नियर, द्वि वर्नियर, क्या कहेंगे बताइए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिगामी वर्नियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दृढ़ता को स्प्रिंग की आवश्यक प्रति इकाई भार के रूप में परिभाषित किया गया है। क्षेत्रफल, आयतन, विक्षेपण, ऊंचाई। तो दृढ़ता को स्प्रिंग की आवश्यक प्रति इकाई जो होती है वो होती है हमारी विक्षेपण। इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक पुराने मानचित्र की रेखा PQ को 9 डिग्री 30 मिनट के चुंबकीय दिक्मान पर खींचा जाता है और उस समय पर चुंबकीय दिक्पात 3 डिग्री पश्चिम है, यदि वर्तमान चुंबकीय दिक्पात 5 डिग्री 30 मिनट पश्चिम है तो रेखा PQ का वर्तमान दिक्मान क्या होगा? नंबर फर्स्ट 7 डिग्री, नंबर 2 1 डिग्री, नंबर 3 12 डिग्री,
नंबर 4 18 डिग्री। बताइए इसका क्या होगा। जो भी ये इसमें आ रहे हैं आंक के क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना है, वो हम अगले एक वीडियो में लगाकर आपको दे देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ईंटों के नील हरित रंग के संबंध में मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा घटक सही है। नंबर फर्स्ट, मैग्नीज और लोहे का बड़ा हिस्सा। नंबर 2, अतिरिक्त चूना। ऑप्शन 3, लोहा और अल्प चूना। नंबर 4, क्षार। ईंटों के नील हरित रंग के संबंध में मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा घटक सही है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्षार, उच्च तापमान पर प्रज्वलित। और क्वेश्चन नंबर 12, स्टाफ पाठ्यांक जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है पर लागू होने वाले अपवर्तन के लिए संशोधन क्या होगा। फर्स्ट, d² / 2r, 2 1/7 इंटू d²/2r, 3 6.7 इंटू d²/2r, 4 1/7 इंटू d²/r। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर, 1/7 इंटू d²/2r। क्वेश्चन नंबर 13, बॉडिज का नियम किसके लिए लागू होता है। फर्स्ट, एक खुला चक्रमण। ऑप्शन 2, एक बंद चक्रमण। ऑप्शन 3, स्थानीय चक्रमण। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो बॉडिज का नियम हम यूज करते हैं बंद चक्रमण के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 200 mm व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप में माध्यम से पर्णदलीय प्रवाह में अधिकतम वेग 1 मीटर पर सेकेंड पाया जाना है, तो पाइप के अक्ष से 50 mm की रेडियल दूरी पर वेग क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट 0.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 0.25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 0.75 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 0.75 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कैंटिलीवर का अधिकतम विक्षेपण W भार है। ठीक है, विक्षेपण के बराबर जहां भार W है और लंबाई है E यंग का मापांक होता है, यंग प्रत्यास्थता मापांक भी बोलते हैं जिसको, और I जड़त्व आघूर्ण है। तो क्या होगा कैंटिलीवर के लिए अधिकतम विक्षेपण क्या होगा। फर्स्ट, WL⁴/2 EI। दूसरा है WL⁴/4 EI। और तीसरा WL⁴/8 EI। और 4 है WL⁴/16 EI। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, WL⁴/8 EI। ये कैंटिलीवर के लिए अधिकतम विक्षेपण का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि मृदा के एक नमूने का संगतता सूचकांक इकाई के बराबर है तो यह है तरल सीमा, प्लास्टिक सीमा, संकुचन सीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए यदि मृदा के एक नमूने का संगतता सूचकांक इकाई के बराबर है तो वह होगी हमारी प्लास्टिक सीमा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है 3। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। देखिए जो मॉडरेट एक्सपोजर है उसके लिए जो नॉमिनल कंक्रीट कवर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है ये बताना है। तो ये है हमारा 20 mm, दूसरा है 30 mm, तीसरा है 45 mm, 4 है 50 mm। तो इसका कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 30 mm। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो कंक्रीट का कवर है वो रखेंगे 30 mm। शहरी सड़कों पर अति उन्नयन होना चाहिए 7% से अधिक, 7% से कम, और 3 4% से कम, और 4% से अधिक। तो ये हमारा जो शहरी सड़कों पर अति उन्नयन होता है ये 4% से कम ही रखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि एक V नाच में दाबोचता के मापन में त्रुटि 1% है तो निसरण के मापन में त्रुटि होगी 2%, 1%, 1.5%, 2.5%। तो ये इसका होगा 2.5%। ऑप्शन 4 इसका सही है।
एक भी अनाज की दापोचता के मापन में त्रुटि 1% है तो निसरण में जो त्रुटि होगी वो होगी 2.5%। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल पर सेकेंड दोनों। दूसरा है केवल पास्कल सेकेंड, तीसरा है किलो न्यूटन पर मीटर और चौथा है केवल न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो श्यानता की इकाई होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल पर सेकेंड दोनों ही होती है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि चौथे वर्ष के अंत में उपस्कर का अंकित मूल्य 6,60,000 रुपये और छठे वर्ष के अंत में 4,90,000 रुपये, यदि उपस्कर का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है तो मूल्य ह्रास के मूल्यांकन की सामान्य सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके 10 वर्षों के अंत में उपस्कर का निस्तारण मूल्य क्या होगा? तो ये पहला है 2.5 लाख रुपए, दूसरा है 2 लाख रुपए, तीसरा है 1 लाख रुपए, ऑप्शन 4 है 1.5 लाख रुपए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इसका जो भी हल होगा वो आपको अगले वीडियो में एक कोई वीडियो बनाएंगे उसमें सबका दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंट में वाहक के रूप में किया जाता है? बादाम का तेल, अलसी के बीज का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल। देखो जब पेंट में हम वाहक के रूप में जो भी यूज करते हैं वो होता है मुख्यतः अलसी के बीज का तेल यूज किया जाता है। टेकोमेट्री की स्पर्श रेखा विधि क्या है? नंबर फर्स्ट, स्टेडिया हेयर विधि की तुलना में धीमी है, स्टेडिया हेयर विधि की तुलना में तीव्र है, कम दूरी प्राप्त करने के लिए कम संगणनाओं को शामिल करने के लिए एक प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन 4, स्टेडिया हेयर विधि की तुलना में संचालन त्रुटि की संभावना कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टेक्रोमेट्री की जो स्पर्श रेखा विधि है वो स्टेडिया हेयर विधि की तुलना में धीमी है। 24, जब फसलों को खाइयों के किनारों पर होने वाली टीलों पर उगाया जाता है, हमें टीलों पर उगाना है, ठीक है, टीले तो सभी लोग जानते ही होंगे। तब जिस तरह की सिंचाई को अपनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट टपकन, दूसरा बाढ़, तीसरा कुंड और चौथा है नियंत्रण। तो ये यहाँ पर कुंड होता है, ऑप्शन इसका कुंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, असमेकित भूवैज्ञानिक निर्माण के लिए विशिष्ट लब्धि और विशिष्ट धारण का योग के बराबर होता है। फर्स्ट प्रभावी सांद्रता, दूसरा कुल सांद्रता, तीसरा क्या है सूक्ष्म सांद्रता, 4 बृहत सांद्रता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुल सांद्रता। ठीक है, कुल सांद्रता, ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित विवरण एक नहर और एक नाली के पारगमन से संबंधित है। नहर का तल +131.3 मीटर, नहर की पूर्ण आपूर्ति गहराई बराबर 1.6 मीटर, नाली का तल स्तर +129.5 मीटर, नाली का उच्च बाढ़ स्तर बराबर 1 प्लस का है 131.6 मीटर। क्रॉस जल निकास कार्य का उपयुक्त प्रकार का क्या होगा? साइफन जल सेतु, सुपर पैसेज, नहर साइफन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 साइफन जल सेतु। क्वेश्चन नंबर 27, यदि रेत का सूक्ष्मता मापांक 2.5 है तो इसे किस रूप में ग्रेड किया जाता है? नंबर फर्स्ट अति सूक्ष्म रेत, नंबर 2 सूक्ष्म रेत, नंबर 3 मध्यम रेत और नंबर 4 है मोटा रेत। तो देखिए जो सूक्ष्म रेत होता है उसकी रेंज होती है सूचना मापांक की 2.2 से 2.6 है ना, तो ये हमारा सूक्ष्म रेत है। और मध्यम रेत जो होती है उसका सूचना मापांक 2.6 से 2.9 होता है। और जो मोटे रेत में आती है वो आती है किसमें 2.9 से 3.2 सूचना मापांक वाले में आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 28, बिटुमन तन्यता परीक्षण उपकरण में नमूने के खींचने की दर है 50 mm पर मिनट, 50 सेंटीमीटर पर मिनट, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 mm पर सेकेंड। देखिए जो ये इसका सही ऑप्शन है बिटुमन तन्यता परीक्षण उपकरण में नमूने के खींचने की जो दर होती है वो होती है हमारी 50 mm पर मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट, प्रभावी वर्षा समय की निर्दिष्ट अवधि के अंदर
समान रूप से वितरित होती है। बी, प्रभावी वर्षा जल निकासी बेसिन के पूरे क्षेत्र में वितरित की जाती है। तो क्या है इसका ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए कथन सत्य है, केवल बी कथन सत्य है, केवल ए बी और दोनों गलत हैं, और ए और बी दोनों सही हैं। देखिए जो दिया गया है प्रभावी वर्षा समय की निर्दिष्ट अवधि के अंदर समान रूप से वितरित होती है, ये भी सही है। प्रभावी वर्षा जल निकासी बेसिन के पूरे क्षेत्र में वितरित की जाती है, ये भी सही है। तो कथन इसका चौथा सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी व्यक्ति के दांतों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे, खुरदरे और गड्ढे वाले इनेमल हैं, तो उसके पीने के पानी में कौन सा घटक उसकी अनुमत सीमा से अधिक है। देखो जब भी इसका फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आयोडीन बताइए इसमें कौन सा होगा। जब भी ये जो दिए गए हैं लक्षण, भूरे रंग के धब्बे, खुरदरे और गड्ढे वाले इनेमल, तो ये हमारे इसका मतलब है उसमें पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बड़े ट्रिकलिंग फिल्टर इकाइयों की वितरण भुजाओं को की गति से घुमाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1/3 से 1/2 आरपीएम, दूसरा है 1 से 2 आरपीएम, तीसरा है 2 से 4 आरपीएम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बड़े ट्रिकलिंग फिल्टर इकाइयों की वितरण भुजाओं को घुमाया जाता है वो होता है 1/3 से 1/2 आरपीएम। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी स्तंभ की लंबाई प्रभावी वास्तविक लंबाई से दोगुनी है तो स्तंभ होगा। फर्स्ट, एक सिरे पर नियत और दूसरे सिरे पर मुक्त, दूसरा एक सिरे पर नियत और दूसरे सिरे पर कब्जेदार, तीसरा दोनों सिरों पर कब्जेदार, चौथा दोनों सिरों पर नियत। तो इसका सही ऑप्शन है 1। इसका सही ऑप्शन है 1, एक सिरे पर नियत और दूसरे सिरे पर मुक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सक्रिय मिट्टी के दाब के लिए रैकिन का सिद्धांत किस धारण पर आधारित है। सक्रिय मिट्टी के दाब के लिए रैकिन का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है। ठीक है। फर्स्ट, धारित सामग्री समांगी और ससंजनहीन होती है। नंबर 2, प्रतिधारण दीवार और धारित सामग्री के बीच घर्षण प्रतिरोध को उपेक्षित किया गया है। नंबर 3, धारित सामग्री की विफलता एक समतल के समानांतर होती है जिसे विभंग समतल कहा जाता है। नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं। तो ये देखो जो भी बताया गया है सक्रिय मिट्टी के दाब के लिए रैकिन का सिद्धांत जो है ये तीनों विकल्प सही हैं। धारित सामग्री और समांगी और ससंजनहीन होती है, ये भी सही है। प्रतिधारण दीवार और धारित सामग्री के बीच घर्षण प्रतिरोध को उपेक्षित किया गया, ये भी सही है। धारित सामग्री की विफलता एक समतल के समानांतर होती है जिसे विभंग समतल कहा जाता है, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंक्रीट के अवयवों के बीच आंतरिक घर्षण का उपयोग करके कम किया जा सकता है। फर्स्ट, कम पानी, दूसरा महीन गिट्टी का उपयोग करके, तीसरा गाढ़ा मिश्रण, चौथा अधिक पानी और मोटी गिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है 4, अधिक पानी और मोटी गिट्टी। क्वेश्चन नंबर 35, 1 डिग्री वक्र के साथ 30 मीटर लंबाई के लिए त्रिज्या क्या होगी। फर्स्ट 573 मीटर, दूसरा 1146 मीटर, तीसरा 1719 मीटर, 4 इनमें से कोई नहीं। देखो तो ये जो है हमारा 1 डिग्री वक्र के साथ 30 मीटर, तो ये रहेगा 1719 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर रिकॉर्डिंग वर्षा प्रमापी है। फर्स्ट, तौल प्रकार का वर्षा प्रमापी, 2 टिपिंग बकेट प्रकार का वर्षा प्रमापी, 3 साइमन का वर्षा प्रमापी, 4 प्लो प्रकार का वर्षा प्रमापी। देखिए जो गैर रिकॉर्डिंग है जिसको इंग्लिश में नॉन रिकॉर्डिंग कहते हैं तो वो हमारा है साइमन का वर्षा प्रमापी। सामान्य तौर पर सबसे अधिक रूप से भारत में यूज यही वाला किया जाता है, साइमन का वर्षा प्रमापी। क्वेश्चन नंबर 34, हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल के समानुपाती होता है। फर्स्ट, दाब, 2 विकृति, तीसरा प्रत्यास्थता, चौथा नमनीयता। देखो जो हुक का नियम है उनके अनुसार जो प्रतिबल है वो विकृति के
समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38, आरसी स्तंभ को लंबे स्तंभ के रूप में सूचित किया जाता है यदि इसकी प्रभावी लंबाई और कम से कम पार्श्व आयाम का अनुपात से अधिक होता है। देखिए जो आरसीसी कॉलम जो है वो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो जो रहता है उसका अगर लॉन्ग में आ रहा है ये तो 12th से ही अधिक होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथक्करण को रोकने के लिए कंक्रीट स्थापन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? सेग्रीगेशन पृथक्करण कहते हैं, तो ये हमारा कितना होना चाहिए ये बताना है। 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 4 है 200 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रहेगा 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस विधि को अभिविन्यास की विधि भी कहा जाता है? फर्स्ट स्थिति निर्धारण, दूसरा चंक्रमण, तीसरा निकासी, नंबर 4 प्रतिच्छेदन। तो जो अभिविन्यास की विधि है उसको कहते हैं स्थिति निर्धारण विधि। तो इसका सही ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 41, एक समांगी मिट्टी का बांध 24 मीटर ऊंचा है और इसमें 4 मीटर का एक रिक्त स्थान है। बांध के लिए रेखांकित फ्लो नेट में संभावित पाथ की संख्या 12 है और प्रवाह चैनलों की संख्या 3 के रूप में इंगित की गई है। बांध की पारगम्यता का गुणांक 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। बांध प्रति मीटर लंबाई का निश्रण कितना होगा? देखिए 1.8 × 10⁻, इसका तो हल ही करने में निकलेगा, तो हम आपको इसका सही ऑप्शन बता देते हैं, आप अपना हल कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है 4, 1.5 × 10⁻⁵ क्यूबिक पर सेकेंड मीटर। वीडियो एक हम बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे ये कैसे हल होगा। अम्लीय मिट्टी का किसके द्वारा पुनर्ग्रहण किया जाता है? नंबर फर्स्ट मिट्टी का निछालन, दूसरा मिट्टी के संशोधन के लिए चूना पत्थर का उपयोग, तीसरा मिट्टी के संशोधन के रूप में जिप्सम का उपयोग, चौथा जल निकासी तंत्र का प्रावधान। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास जो अम्लीय मिट्टी है उसका पुनर्ग्रहण करेंगे, मिट्टी के संशोधन के लिए चूना का उपयोग किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, भारी भार के लिए यद्यपि टी बीम की प्रभावी गहराई शीर्ष संपीड़न सिरे और तनन प्रबलन के बीच की दूरी है तो इसे लिया जाता है फर्स्ट फैलाव के 1/8, दूसरा फैलाव के 1/10, तीसरा फैलाव के 1/12, चौथा फैलाव के 1/16। तो इसका रहेगा 3 नंबर, फैलाव के 1/12 रहेगा। इसको याद कर लीजिए। आपका भारी भार के लिए यद्यपि टी बीम की प्रभावी गहराई शीर्ष संपीड़न सिरे और तनन प्रबलन के बीच की दूरी है तो इसे लिया जाएगा 1/12। क्वेश्चन नंबर 44, किसी भी स्थिति में अंतरायिक फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई के बीच स्पष्ट अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm। तो इसका सही ऑप्शन है 200 mm। लास्ट क्वेश्चन है IS 13311 पार्ट 1 के अनुसार कठोर कंक्रीट के लिए पराध्वनिक परीक्षण में यदि स्पंद वेग है तो कंक्रीट की अच्छी गुणवत्ता का संकेत दिया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम आपको देखिए जो भी स्पंदन वेग है अगर कंक्रीट में तो वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। आज का जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।